Hello guys, this is Saurav and welcome to CLAT Max Tutorials. Today we are going to do a complete analysis of the CLAT examination, the Common Law Admission Test. The title of the video is CLAT की पूरी ABCD. शायद आपको इस टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं. We are going to discuss the whole pattern of CLAT, the historical evolution and the strategies to crack this particular examination and how to approach this particular examination. Okay, so this will be the scenario regarding today's session. I have titled it From Aspirant to NLU, a complete guide where I will discuss the syllabus, the sources, the strategies, and I will also let you know about the practical scenarios regarding CLAT examination, how to attempt your mock test. Each and everything will be covered within a single session. Okay, so introducing myself, my name is Saurav Raj Biwal. I'm a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training, and I'm also a founder of this organization CLAT Max Tutorials as well. Okay, now moving forward with the introduction, I generally start with the introduction to my videos. तो इसके अंदर आप देखिए आज का जो सेशन है इसके अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम इन इंडिया. सबसे पहले वी विल सी कि इंडिया के अंदर लीगल सिस्टम, फॉर्मल लीगल सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ. ब्रिटिशर्स वर द पीपल हु वाज बिहाइंड दैट. ठीक है, उससे पहले हमारे पास कोई भी फॉर्मल लीगल सिस्टम नहीं था. उसके बाद में जैसे ही हमें आजादी मिली, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लीगल एजुकेशन टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NLSIU बैंगलोर इन 1987. ठीक है, 1987 के अंदर NLSIU को बनाया गया था और 2008 के अंदर क्लैट चालू हुआ था. ठीक है, तो उससे पहले हमारे लीगल एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में हम बात करेंगे. देन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NLUs, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1987 एंड दे आर स्टिल एक्सपेंडिंग. अभी तक NLUs हर साल एक दो NLUs बढ़ते ही जा रहे हैं. उसके बाद में वी विल डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन. क्लैट 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ था. इट स्टार्टेड इन 2008. ठीक है, IPL और क्लैट एक ही साथ स्टार्ट हुए थे और उसके बाद में क्लैट एग्जाम भी 3 बार इवॉल्व हुआ है. 3 बार इसके पैटर्न के अंदर चेंजेस आए. ठीक है, देन वी विल डिस्कस द करंट पैटर्न and strategy by the end of this particular session. If you stick by this particular session, you will have a clear road map. सबसे पहले तो ठीक है कि किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसकी एग्जैक्ट डिमांड क्या है, what will be your execution plan. Each and everything will be communicated to you by me in this particular session. ठीक है, तो by the end you will have a clear road map, clear direction and clear execution plan. Okay, जनरली बच्चे क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम के बारे में कोई रिसर्च ही नहीं करते, उसके बारे में देखते ही नहीं है. ठीक है, सो आई हैव बॉट दिस सेशन इन ऑर्डर टू मेक यू लर्न और नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये सेशन मैटर क्यों करता है, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट योर हाफ एन आवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो मोस्ट स्टूडेंट प्रिपेयर रैंडमली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन. क्लैट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट इज एन एंट्री. इट इज द एंट्री इनटू द लीगल प्रोफेशन. ठीक है, to crack CLAT you must understand the history of legal system and the evolution of examination pattern. आपको सबसे पहले इस examination pattern के बारे में पता रहना चाहिए और उसके अलावा ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ और PYQs का आइडिया आपको रहना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे. ठीक है, सो दिस सेशन विल कनेक्ट लॉ, एजुकेशन, CLAT examination as well as the strategy. Okay, by the end of the वीडियो यू विल बी क्लियर विथ ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प वगैरह डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी जगह क्या चीज मैंने डिस्कस करी है. ठीक है, विदाउट क्लैरिटी द प्रिपरेशन बिकम्स डायरेक्शनलेस बिकॉज एन एग्जाम लाइक क्लैट टेस्ट योर एप्टीट्यूड और अप्रोच नॉट नॉलेज. ठीक है, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है प्रिपरेशन की, इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर क्लैरिटी और द प्रॉपर डायरेक्शन, तो क्लैट जैसा एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज द टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड. ठीक है, यहां पे आपका लीगल एक्यूमन या फिर आपका एप्टीट्यूड या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट करी जा रही है, आपका नॉलेज बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता. आई कैन से जीके के अंदर थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और जिस स्पीड पे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो वो चीज ज्यादा यहां पे चेक होती है. तो यहां पे बिना क्लैरिटी और बिना डायरेक्शन के प्रिपेयर अगर आप कर रहे हो क्लैट के लिए तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. ठीक है, सो दिस इज व्हाई दिस सेशन मैटर्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज फॉर्मल लीगल सिस्टम इन इंडिया. तो इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ पे कोई भी फॉर्मल लीगल सिस्टम नहीं था. ना तो मुगल टाइम से हमारे पास में कोई फॉर्मल लीगल सिस्टम था, ना उससे पहले एंशिएंट
टाइम्स पे हमारे पास कोई फॉर्मल लीगल सिस्टम था, ठीक है। तो इंडिया यूजुअली फॉलोड अनकोडिफाइड कस्टमरी एंड रिलीजियस लॉज। तो हमारे यहाँ पे कस्टमरी मतलब जो सदियों से चले आ रहे ट्रेडिशंस है ना, वो और रिलीजियस लॉज ही फॉलो किए जाते थे। ग्राम पंचायत वगैरह जो है ये सब चला करती थी, ठीक है। कोई भी फॉर्मल लीगल सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं था। दिस लेड टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन जस्टिस डिलीवरी। तो पूरे देश के अंदर ना तो कोई कंसिस्टेंसी थी, ना ही कोई यूनिफॉर्मिटी थी इन द जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आते हैं एंड दे स्टार्टेड कोडिफाइंग द लॉज। कोडिफाइंग द लॉज का मतलब क्या है, इन्होंने कानून बनाना और कोर्ट्स वगैरह को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है वो बनाया 1860 के अंदर, जिसको चेंज कर दिया गया आज की डेट में बीएनएस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड इन्होंने इनिशियली 1859 के अंदर बना दिया था, बट इसके अंदर एक मेजर चेंज या फिर मेजर अमेंडमेंट हुआ था 1908 के अंदर। तो सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सिविल कोड का प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा ये इन्होंने 1859 के अंदर बना दिया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन्होंने 1898 के अंदर बना दिया था। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो इन्होंने 1872 के अंदर बना दिया था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर पास हो गया था। तो इस तरीके से इन्होंने फॉर्मल लॉज हमारे देश के अंदर लागू करना चालू कर दिए, ठीक है। दे ऑल्सो डेवलप्ड अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी बनाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये तो बहुत पहले से ही बन गए थे, ये तो 1700 या फिर 18th सेंचुरी के अंदर ही इन्होंने मेयर्स कोर्ट नाम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह चालू कर दिए थे। हाई कोर्ट जो है, शुरुआत के 4 हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद, कोलकाता, उसके अलावा बॉम्बे एंड फाइनली मद्रास, ये 4 हाई कोर्ट थे जो इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे इन 1861। और उसके बाद में आज की डेट में इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट जो है वो सबसे नए हैं, और इलाहाबाद, कोलकाता और ये मैं बॉम्बे बता रहा था, एंड फाइनली द मद्रास हाई कोर्ट, दे आर द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में फेडरल कोर्ट इन्होंने बनाया 1937 के अंदर दिल्ली में, जिसको रिप्लेस किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद में हमारी आजादी हो जाती है 1950 के अंदर, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, और फाइनली हमारे देश के अंदर फॉर्मल लीगल सिस्टम जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, देन फॉलोड बाय वेरियस हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब हमारे देश के अंदर चालू हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे जो लीगल सिस्टम था या फिर लीगल प्रोफेशन था वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड था। देयर वाज अ लॉट ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिशनर्स, जैसे एडवोकेट्स हो गए, प्लीडर्स हो गए, वकील हो गए, बैरिस्टर हो गए, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके की कैटेगरीज थी। तो फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद अ लॉ नेम्ड द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, ताकि एक यूनिफाइड और रेगुलेटेड लीगल प्रोफेशन हमारे देश के अंदर बनाया जा सके। और इसी लॉ के अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था, जो आपके लीगल एजुकेशन का भी ध्यान रखता है। इन इंडिया द लीगल एजुकेशन इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट वाज बीइंग एस्टेब्लिश्ड अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिशनर बनाया गया, दैट इज द एडवोकेट, ठीक है। बाकी सारी की सारी कैटेगरीज को इन्होंने अबॉलिश कर दिया बाय द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द फॉर्मल लीगल सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर ये एस्टेब्लिश किया था। हाई कोर्ट्स हमने 1861 के अंदर बनाना चालू किया। आज की डेट में 25 हाई कोर्ट हमारे देश में ऑपरेट करते हैं, और एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया, जो पूरे के पूरे लीगल एजुकेशन को हमारे देश के अंदर देख रहा है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द फॉर्मल लीगल सिस्टम इन इंडिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएलएसआईयू। तो अब हम 1961 तक तो पहुंच गए। मैंने 1961 तक का आपको सिनेरियो बता दिया है कि आजादी के बाद में हमने लीगल प्रोफेशन को स्ट्रीमलाइन करना चालू किया। 1961 के अंदर हमने एडवोकेट्स एक्ट को पास कर दिया। अब एनएलएसआईयू बेंगलोर की एस्टेब्लिशमेंट होती है इन 1987। ये शायद आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज भी होगा। दिस इज द आइकॉनिक लाइब्रेरी ऑफ द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ठीक है। शायद ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज भी होगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1987 के अंदर। बिफोर 1987 What were the problems? मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि हमें एनएलयूज की जरूरत पड़ने लगी, और एनएलयूज ने किस तरीके से इस क्वालिटी को बढ़ाया, जो लीगल एजुकेशन है इसकी क्वालिटी को किस तरीके से बढ़ाया, वो हम देखते हैं। तो देखो, शुरुआत में हमारे पास एक 3 ईयर एलएलबी सिस्टम होता था, जो आज भी चलता है। मतलब पहले बीए करो या बीएससी करो या बीकॉम करो, और उसके बाद में 3 साल की एलएलबी करो। अब उसके बाद में देयर वाज नो स्टैंडर्ड लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल बिफोर 1987, ठीक है। मेजर इश्यूज क्या थे? एक तो था लैक ऑफ क्वालिटी। लीगल एजुकेशन के अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा लैकिंग थी, और उसके बाद में देयर वाज पुअर एकेडमिक स्ट्रक्चर, एंड दिस पर्टिकुलर कॉलेज द एनएलएसआईयू बैंगलोर इज अ लैंडमार्क इन मेकिंग
the legal education in our country, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड लीगल एजुकेशन, ठीक है, हमारे देश के अंदर इसको एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड लीगल एजुकेशन बनाने में इस कॉलेज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। पोस्ट 1987 क्या होता है, एनएलएसआईयू बेंगलोर तो एस्टेब्लिश हो गई थी और इन्होंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, जो बीए एलएलबी, जो क्लैट वाले एडमिशन होते हैं ना, बीए एलएलबी हो गया या फिर बीबीए एलएलबी हो गया, ये सारी की सारी चीजें एनएलएसआईयू बेंगलोर ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी इन विच ईयर 1987, ठीक है। अब नेशनल लेवल लीगल एजुकेशन मॉडल इन्होंने एस्टेब्लिश किया या फिर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में बहुत सारे एनएलयूज धीरे धीरे बनने लग गए, ठीक है। एनएलएसआईयू को फॉलो किसने किया, नालसार ने फॉलो किया, दैट इज इन हैदराबाद। उसके बाद में एनयूजेएस कोलकाता एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद में एनएलयू जोधपुर एस्टेब्लिश हुआ। इस तरीके से बहुत सारे एनएलयूज धीरे धीरे बनने लग गए सर। लेकिन सबसे पहले जो कॉलेज बना था और अभी भी जो नंबर 1 पे कॉलेज चलता है, दैट इज द एनएलएसआईयू बेंगलोर विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1987, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द बिफोर क्लैट एरा, ठीक है। तो 1987 के अंदर एनएलएसआईयू बन गया था और क्लैट जो है वो स्टार्ट हुआ 2008 के अंदर, ठीक है। तो इतने साल क्या हो रहा था, लगभग 21 साल। What was happening regarding the admissions to the various national universities of the country? कोई ना कोई तो मैकेनिज्म रहता ही होगा ना। तो वो मैकेनिज्म ये था कि हर एनएलयू अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाता था, हर एनएलयू अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाता था, जो जनरली मई के महीने में होते थे। दे यूज्ड टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई। और आपको ये साफ पता होगा कि हमारे देश के अंदर मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब स्टूडेंट हैड टू फिल मल्टीपल फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स बच्चों को भरने पड़ते थे। सपोज दैट अ स्टूडेंट वांट टू अटेंड द पेपर ऑफ एनएलएसआईयू, ठीक है, बेंगलोर का पेपर बच्चे को देना है, जोधपुर का पेपर बच्चे को देना है, उसके अलावा मान लो कोलकाता का पेपर बच्चे को देना है, रेदर देन दैट हैदराबाद का पेपर बच्चे को देना है। तो अगर इतने सारे पेपर आपको देने हैं तो आपको मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। यू हैव टू ट्रैवल टू डिफरेंट सेंटर्स, दैट टू इन द मंथ ऑफ मई के महीने में, जब हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस महीने में आपको इन सिटीज के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशंस को लिखने के लिए, ठीक है। ये सिनेरियो हुआ करता था। दैट मींस कि पहली बात तो उस टाइम पे एयर ट्रैवल जो है वो इतना सस्ता नहीं था, आज भी इतना सस्ता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा लग्जरी माना जाता था एयर ट्रैवल को। तो ये जो लीगल एजुकेशन या फिर नेशनल यूनिवर्सिटीज है, दे वर स्टिल कन्फाइंड टू द एलिट्स, ठीक है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के बच्चे हो गए, हाई कोर्ट के जजेस के बच्चे हो गए, या फिर मिनिस्टर्स के बच्चे हो गए, या फिर बड़े बिजनेसमैन के बच्चे, इन तक ही ये कन्फाइंड था, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम बच्चों को आती थी, इन्हीं लोगों के बच्चों, जो एलिट्स थे, जो लोग इन चीजों को अफोर्ड कर सकते थे, उनको भी एक चीज में दिक्कत आती थी कि दे हैव टू प्रिपेयर डिफरेंटली फॉर ईच एग्जामिनेशन। हो सकता है एनएलएसआईयू का अलग पैटर्न हो, जोधपुर का अलग पैटर्न हो, कोलकाता अलग पैटर्न फॉलो कर रहा हो, हैदराबाद अलग पैटर्न फॉलो कर रहा हो। तो बच्चों को बहुत अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता था, डिफरेंट सिटीज के अंदर ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये बहुत हेक्टिक टास्क था, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या थी, तो एक तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और हाई कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस। एग्जांपल एनएलएसआईयू नालसार, एनएलयू जोधपुर, ऑल सेपरेट एग्जाम प्रिपरेशन वाज स्कैटर्ड एंड इनएफिशिएंट, ठीक है। एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन थी वो स्कैटर्ड थी, इनएफिशिएंट थी, बहुत ज्यादा ट्रैवल वगैरह करना पड़ता था। लॉट मेनी प्रॉब्लम्स वर देयर बिफोर 2008 टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लैट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैट। तो पहली बार जो ये एलीट लीगल एजुकेशन जिसको मैं कहूंगा, जो एनएलयू वाला लीगल एजुकेशन है, वो कॉमन परलांस में आया, भारत के आम आदमी या आम नागरिक के एम्बिट के अंदर ये एग्जाम आया 2008 के अंदर, जब क्लैट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। क्लैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। ऑब्जेक्टिव क्या था, एक सिंगल नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमें क्रिएट करना है, ठीक है। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टिल 2019, 2019 तक, 2008 से लेके 2019 तक ये वेरियस एनएलयूज के द्वारा करवाया जाता था। जैसे 2008 के अंदर एनएलएस बेंगलोर ने पेपर करवाया था, उसके बाद में 2009 नालसार हैदराबाद कंडक्टेड द पेपर, उसके बाद में एनएलयू जोधपुर ने 2012 के अंदर पेपर कंडक्ट करवाया था, जीएनएलयू डिड इट इन 2014 एंड फाइनली इन 2019 एनएलयू कटक जो है ना, वो उड़ीसा वाला, उन्होंने ये पेपर कंडक्ट करवाया था इन 2019, ठीक है। रोटेशन बेसिस पे ये चलता था, मतलब अलग अलग एनएलयूज करवाते थे और कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा होती थी, जैसे मैंने 2016 वाला क्लैट दिया है जो एनएलयू पटियाला ने करवाया था, एंड इट वाज अ फेयरली इजी क्लैट, ठीक है।
और 12th के साथ मैंने क्लैट दिया था 2015 के अंदर, जो RML NLU लखनऊ ने करवाया था, एंड इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लैट एग्जामिनेशन टिल डेट। ठीक है, तो इस तरीके के सिनेरियोज यहाँ पे हुआ करते थे, अलग अलग NLUs करवाते थे, करप्शन के मामले भी सामने आते थे, बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती रहती थी। तो इस वजह से मतलब एक सिनर्जी नहीं थी एग्जामिनेशन के अंदर। नाउ वी गॉट द बॉडी विच इज कंडक्टिंग द क्लैट एग्जामिनेशन इन 2020। 2020 के अंदर हमें कंसोर्टियम ऑफ NLUs का एस्टेब्लिशमेंट मिला, या फिर ये बॉडी हमें मिली विच इज बीइंग लेड बाय द वेरियस वाइस चांसलर्स ऑफ वेरियस NLUs। ठीक है, और ये एक प्रॉपर बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर NLSIU बैंगलोर के अंदर है, और 2020 से ये क्लैट का एग्जामिनेशन करवाता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन की एक बात करें तो ऑल NLUs के लिए एक सिंगल एग्जामिनेशन बन गया। पहले वाला जो स्ट्रेस लेवल था, इधर उधर ट्रैवल करने वाला सिनेरियो, वो क्लैट के साथ खत्म हो गया। स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन थ्रू आउट द कंट्री, एंड दिस मेड लीगल एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन मासेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू क्लैट। अब उसके बाद में बात करते हैं हम ओल्ड क्लैट पैटर्न की, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर ड्वेल करना ज्यादा हो जाएगा, तो आई वॉन्ट बी टेकिंग मच ऑफ द टाइम। तो देखो 2008 से लेके 2009 लिखा हुआ यहाँ पे, 2008 से लेके 2019 तक 200 नंबर का पेपर होता था। इंग्लिश 40 मार्क्स, जीके 50, लीगल यूज्ड टू बी ऑफ 50, एनालिटिकल रीजनिंग आया करती थी जो 2026 के पेपर के अंदर भी आई है। AR आया करती थी 40 मार्क्स की, और मैथ्स आया करती थी 20 मार्क्स की। कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे होती रहती थी, जैसे 2016 जो मेरा क्लैट था उसके अंदर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई थी, जबकि 2015 वाला जो क्लैट था उसके अंदर कट ऑफ बहुत ज्यादा लो थी। तो इस तरीके का सिनेरियो होता था, क्योंकि ये रोटेशन बेसिस पे होता था ना, हर NLU अपने हिसाब से पेपर करवाता था, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत रोटेशन बेसिस के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल्स है वो कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाते थे, कभी बहुत ज्यादा लो हो जाते थे। ठीक है, 2008 से लेके 2019 तक ये सिनेरियो चला। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो हमारे टाइम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इस देश की कैपिटल का नाम बताओ, या फिर इस देश के PM का नाम बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए। फैक्ट बेस्ड लर्निंग हमसे पूछी जाती थी, जैसे आर्टिकल्स के बारे में पूछ लिया कि व्हाट इज आर्टिकल 21A, व्हाट इज आर्टिकल 21, व्हाट इज आर्टिकल 22, इस तरीके की चीजें हमसे पूछते थे, और कोई रियल स्किल टेस्टिंग नहीं होती थी, क्योंकि ओल्ड पैटर्न ऑफ क्लैट वाज ऑल अबाउट वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, पुराने वन लाइनर क्वेश्चंस इसके अंदर आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, ग्रामर वगैरह भी इंग्लिश के अंदर पूछी जाती थी। ठीक है, तो 2019 तक 2019 तक ये पैटर्न चलता है। उसके बाद में देयर वाज अ शिफ्ट टू द न्यू क्लैट पैटर्न इन 2020। ठीक है, 2020 के अंदर आज की डेट में आप जो पैटर्न देखते हो उसकी तरफ कहीं ना कहीं NLUs ने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 2020 मार्क्ड अ मेजर रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन पैटर्न, शिफ्टिंग फ्रॉम अ मेमोरी बेस्ड टेस्ट टू अ कॉम्प्रिहेंशन ड्रिवन एंड एनालिटिकल एग्जाम फॉर्मेट। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन से क्लैट एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जामिनेशन की तरफ शिफ्ट हुआ। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपके पास पैसेजेस आएंगे, जैसा कि आप अपने क्लैट के पैटर्न को देखते हो, या फिर आपने मॉक टेस्ट देखे होंगे, या फिर PYQs देखे होंगे, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए 2020 के अंदर। ठीक है, टोटल मार्क्स वर रिड्यूस फ्रॉम 200 टू 150 एंड लेटर ऑन दे वर रिड्यूस टू 120 एज वेल। ठीक है, 2024 के अंदर इनको 120 पे भी रिड्यूस कर दिया गया था, बट 2020 के अंदर दे वर रिड्यूस टू 150। ठीक है, फ्यूअर क्वेश्चंस बट हायर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब क्लैट का जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो चुका है ऑन द क्वालिटी ऑफ द पैसेजेस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द पेपर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चा कितने अच्छे से उस चीज को समझ रहा है, कितने अच्छे से उस पैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है, और कितने जल्दी अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है, इसके ऊपर एम्फेसिस क्लैट ने बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस अक्रॉस सेक्शंस लाइक इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, जीके, मूविंग अवे फ्रॉम द फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो आज की डेट में आप देखते हो वो 2020 के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। भले ही वो इंग्लिश हो, इंग्लिश के अंदर तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको पता ही है। लीगल के अंदर भी पैसेजेस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग अगर एनालिटिकल ना पूछे, क्रिटिकल को हम देखें तो उसके अंदर भी पैसेजेस आते हैं। इवन जीके के अंदर भी पैसेजेस आते हैं, जीके के अंदर भी ये पैसेजेस पूछते हैं। कई बार आंसर मिल जाते हैं, जैसे 2024 के अंदर पैसेज के अंदर आंसर मिल रहे थे, लेकिन 25 और 26 वाले क्लैट के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो जीके के अंदर भी ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन से ये कहीं ना कहीं दूर हो गए, एंड द फोकस एरियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन चेंज टू द रीडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो फोकस एरिया है क्लैट
क्लैट का, इट डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग एबिलिटी, आप कितने तेज पैसेजेस को पढ़ सकते हो, उसके बाद में कितनी जल्दी आप सोच सकते हो, और जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो एक फैक्चुअल प्रॉब्लम जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाती है उसके ऊपर आप जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कैसे अप्लाई कर रहे हो, ये क्लैट का मेन फोकस एरिया आजकल बन चुका है। ठीक है, अब रोट लर्निंग जो है, मतलब रट्टाफिकेशन जो है, वो एकदम से हट चुका है। रट्टाफिकेशन सिर्फ जीके के अंदर काम आ सकता है, और जीके के अंदर भी ये मोर और लेस कई बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछ लेते हैं, तो रोट लर्निंग है वो एकदम से हट चुकी है। अब जो प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी स्किल ओरिएंटेड है, मतलब गलतियां करो, बहुत सारे पेपर अटेम्प्ट करो, उन गलतियों से सीखो, उन्हें सुधारो, और धीरे धीरे ये काम करते जाओ, आपका क्लैट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अब फोकस एरिया इस तरीके से बन चुका है। ठीक है, अब एक बार हम बात करते हैं ये 150 मार्क्स वाला जो पैटर्न था 2020 से लेके 2023, एंड आई एम लेटिंग यू नो गाइस दीज आर द बेस्ट पीवाईक्यूज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप इन पीवाईक्यूज को डिकोड कर पा रहे हो तो 2024, 25 और 26 जो पिछले 3 क्लैट हुए हैं वो तो इनके सामने कुछ नहीं है। इनकी जीके आप हटा देना, ठीक है, ये चीज आप हटा देना, बाकी इन चीजों को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो दैट मींस आप क्लैट के अंदर पक्का अच्छा स्कोर करोगे। ये बहुत ऐसे मैं कह सकता हूं कि थोड़े डिफिकल्ट पेपर थे, या फिर ऐसे पेपर थे जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ के आता था उसी का इसके अंदर सिलेक्शन होता था। ठीक है, तो 2020 से लेके 2023 तक 4 सालों तक ये पैटर्न चला जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस थे। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का रहता था। इंग्लिश 30 नंबर की आती थी, जीके यूज्ड टू बी ऑफ 35, लीगल यूज्ड टू बी ऑफ 40, क्रिटिकल रीजनिंग आती थी 30 मार्क्स की, और मैथमेटिक्स जो आपका डीआई है वो आता था 15 नंबर का। पैसेज की जो लेंथ थी वो सेम ही है, 300 से 450 वर्ड पैसेजेस की लेंथ है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग सेम 0.25, और उसके अलावा 1 नंबर सही सवाल के लिए मिलता था। स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है जो आज के डेट में भी सेम ही है। अब इसको 150 से 120 तक लाने का रीजन ये था गाइस कि बच्चे है ना ये पूरा पेपर पढ़ नहीं पाते थे। 2 घंटे के अंदर 150 सवाल पढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, इसलिए इसको बाद में रिड्यूस करके 120 तक ये लेके आ गए। ठीक है, तो स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड थी इस पैटर्न के अंदर, और आज भी यही स्किल्स रिक्वायर्ड है। एक तो रीडिंग स्पीड और क्रिटिकल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट क्रिटिकल थिंकिंग टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और द रियल प्रॉब्लम्स व्हिच वाज बीइंग आस्क्ड आफ्टर द पैसेजेस इन द क्वेश्चंस। ठीक है, उस चीज को समझो और उस चीज को अप्लाई करो क्वेश्चंस के अंदर। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी रखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझो और अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो 2023 तक ये पैटर्न चलता है। देन द लेटेस्ट पैटर्न, द करंट पैटर्न विच इज गोइंग ऑन, इट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2024, और इस पैटर्न के 3 क्लैट हुए। एक तो 2024 के अंदर हुआ है, एक 25 के अंदर हुआ है, और एक 26 के अंदर हुआ है। 3 क्लैट इसके अब तक हो चुके हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो 150 से 120 इन्होंने कर दिए। करंट स्ट्रक्चर क्या है, 120 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स है, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्शंस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 24 मार्क्स का है, जीके जो है वो 28 मार्क्स का आता है, लीगल जो है वो 32 मार्क्स का आता है, लॉजिकल रीजनिंग या फिर एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग कुछ भी कह दो, मिक्स भी हो सकता है। इस बार इन्होंने 26 के अंदर सिर्फ एआर पूछा है। क्लैट 26 के अंदर इन्होंने सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग पूछा है। उससे पहले 25 के अंदर इन्होंने एआर को सिंपली इंट्रोड्यूस किया था, और 2024 के अंदर तो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग आया था, मतलब सीआर आया था, जो पैसेज बेस्ड रीजनिंग होती है ना वो चीज इसके अंदर आई थी। तो क्लैट का जो पैटर्न है वो लगातार थोड़ा बहुत बदलता रहता है। अब उसके बाद में मैथमेटिक्स एंड डीआई, द मोस्ट ignored section and the most fruitful section as well। ठीक है, इसको बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको क्रैक कर रहा है और जीके को क्रैक कर रहा है वो बच्चा पक्का क्लैट निकाल जाता है, समझ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है इसकी इंग्लिश, लीगल और लॉजिकल ये तो ढंग के बच्चे करके ही आते हैं, जो एक डिसेंटली पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना ये करके ही आ जाते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम आती है जीके के अंदर और मैथ्स के अंदर, और जो बच्चा इनके अंदर एक्सेल कर जाता है वो इस एग्जाम के अंदर एक्सेल कर जाता है। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ, ये जो नया पैटर्न है इसका, पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इजी बनने लग गया। पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इजी बनने लग गया। ठीक है, मैं आपको कटऑफ्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा इस सेशन के अंदर। अब जैसे 2023 की अगर हम बात करें, 2023 की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 999 जो है, मतलब लास्ट 3 डिजिट रैंक जिसे हम कहते हैं, इट वाज 77 आउट ऑफ 150, 77 आउट ऑफ 150। जबकि 2024 के अंदर ये वाली जो सेम रैंक है, इट टुक समथिंग अराउंड लाइक 93 मार्क्स आउट ऑफ 120।
आप देख सकते हो कितना ज्यादा शार्पली कट ऑफ इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो दैट वाज द सिनेरियो। पेपर ये लोग इजी बनाने लग गए हैं। 24 का पेपर भी इजी था, 25 का पेपर भी इजी था और 26 का पेपर भी काफी इजी आया था। एंड कट ऑफ्स आर स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। कट ऑफ्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड द कंपटीशन हैज बिकम मोर इंटेंस। आज की डेट में जो क्लैट का कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा इंटेंसली बढ़ गया है, ठीक है। अब इस एग्जाम को स्ट्रेटेजिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। अब तक मैंने आपको पैटर्न वगैरह सब कुछ बता दिया है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन मैंने इसका आपको बता दिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजिकली कि भाई एग्जैक्टली हमें करना क्या है इन ऑर्डर टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इट इज नॉट अ नॉलेज हैवी एग्जाम, नंबर वन। इट इज अ सिलेक्शन बेस्ड एलिमिनेशन ड्रिवन एग्जाम वेर स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैटर्स मोर देन कवरिंग एवरीथिंग। तो यहां पे आपकी जो स्मार्टनेस है वो ज्यादा टेस्ट करी जाती है, आपकी स्मार्टनेस ऑफ स्टडिंग, वेदर ये एप्लीकेशन के अंदर आपकी जो स्मार्टनेस है वो ज्यादा टेस्ट करी जाती है रेदर देन कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। रोट लर्निंग यहां पे बिल्कुल नहीं है। रोट लर्निंग इन्होंने पूरा हटा दिया है। आज की डेट में रीडिंग स्पीड और कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगी तो आप आराम से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नियरली 50% ऑफ द पेपर इज लीगल एंड जीके विच मींस योर रैंक इज लार्जली डिसाइडेड बाय दीज टू सेक्शंस। तो यहां पे 50% जो पेपर है, 32 नंबर की लीगल आती है 32 मार्क्स की और जीके जो है वो 28 मार्क्स की आती है। दैट मींस इट इज ऑफ टोटल 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स का हो गया, मतलब 50% पेपर आपका इन दोनों सब्जेक्ट से आता है और ये दोनों सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। जीके भी करंट अफेयर्स से रिलेट करता है, लीगल भी करंट लीगल सिनेरियो से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। इनके जो सोर्सेज है तो इसके अंदर सिंपल टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ के मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं जिनकी सीरीज मैंने प्रॉपर्ली बना रखी है। और उसके अलावा 11th और 12th की एनसीईआरटी लीगल स्टडीज की बुक्स आती है। एनसीईआरटी लीगल स्टडीज की बुक आती है 11th और 12th की। इनके कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, उससे आपका काम हो जाता है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर सिर्फ 12 मार्क्स है, ओनली 12 मार्क्स आर देयर इन मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम को ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स को एफिशिएंटली कर रहा है, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली मैथमेटिक्स को कर रहा है, तो इट इज अ डील मेकर। ये पक्का आपको हो सकता है क्लैट के अंदर सिलेक्शन देके चला जाए, क्योंकि इस मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे नंबर ला सकते हो। मतलब एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरे नंबर ला सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, बाकी सेक्शंस के अंदर गलतियां होती है, ठीक है। इंग्लिश और लॉजिकल जो है आपकी रीडिंग स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं, ग्रामर यहां पे टेस्ट नहीं होती है। अगर कोई भी बच्चा एडवर्ब पढ़ रहा है, प्रीपोजिशन पढ़ रहा है या फिर वर्ड पावर मेड इजी पढ़ रहा है, आई एम वेरी सैड टू से दैट यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, ठीक है। यहां पे आपके ग्रामर के जो रूल्स है, ग्रामर स्किल्स है, वो चेक नहीं हो रहा है। रीडिंग स्पीड, एक्यूरेसी और आपका एक्यूमन, हाउ यू आर रीडिंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, वो चीज यहां पे चेक होती है, ठीक है। रियल गेम क्या है, मैक्सिमाइज स्कोर इन द स्ट्रॉन्ग एरियाज और मिनिमाइज मिस्टेक इन वीक एरियाज। तो जिन जिन सब्जेक्ट के अंदर आप स्ट्रांग हो वहां पे अपने स्कोर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करो और जो वीक एरियाज है वहां पे अपनी मिस्टेक्स को कम करना चालू करो, ठीक है। सो दिस इज द क्लैट एग्जामिनेशन का रियल स्ट्रेटेजी। वी विल डिस्कस मोर स्ट्रेटेजीज इन द अपकमिंग स्लाइड्स, बट एक बार के लिए आप ये नोट डाउन करो कि 60 मार्क्स का तो आपका लीगल और जीके आता है। जीके के लिए आपको इफ यू वांट टू रिलाई ऑन न्यूज़पेपर्स यू कैन डू दैट। अगर न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े जा रहे हैं तो आई एम लेटिंग यू नो गाइज कि ये कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी चीज नहीं है। एक फालतू का मिथ फैलाया हुआ है बहुत सारे लोगों का कि भाई आपको ये चीज पढ़नी ही पढ़नी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली मैगजीन से भी जीके कवर करी जा सकती है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे तो फालतू उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैगजीन्स वगैरह के ऊपर आके भी आप अपना काम निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो देखो इस एग्जामिनेशन के 3 पिलर्स हैं। अगर प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो 3 पिलर्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज रीडिंग, ठीक है। रीडिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, काफी तेज होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस, मतलब लगातार आपको अपने मॉक टेस्ट के जो पेपर्स है, पीवाईक्यूज है, ठीक है, अपने जो सेक्शनल टेस्ट है उनको प्रैक्टिस करते हुए रहना पड़ेगा। एंड फाइनली द एनालिसिस, ठीक है। मिसिंग इवन वन लीड्स टू फेलियर। ये तीनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले तो रीडिंग स्पीड इंप्रूव करो, प्रैक्टिस अ लॉट, जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो।
और उसके बाद में एनालाइज योर मिस्टेक्स, दिस विल लीड यू टू योर ड्रीम एनाल्यूज। ठीक है, डेली रीडिंग इज कंपलसरी, भले ही न्यूज़पेपर्स हो या पैसेजेस हो, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर कंपलसरी है, अगर आप कर सकते हो देन डू दैट, अगर नहीं कर सकते तो सीधा मैगजीन्स के ऊपर शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट आवर वेंचर्स, ठीक है, वी हैव आल्सो स्टार्टेड क्लैट बैचेस जिसके अंदर हम अच्छे से तैयारी करवाते हैं क्लैट की। ठीक है, तो इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस तो दिस इज द नंबर 8690131220। ठीक है, यहाँ पे आप कॉल करके एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हो विथ मी और एनी ऑफ आवर एजुकेटर्स। सारे के सारे जो एजुकेटर्स है वो हमारी टीम एनएलयूआइट्स की है। ठीक है, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर बैचेस, द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। ठीक है, एंड आई हैव मेंटोर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वेबसाइट और ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप इज सिंपल, क्लैट मैक्स आपको टाइप करना है, CLATMAXX आपको टाइप करना है, आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा हुआ मिलेगा, वहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी रिगार्डिंग व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव डन टिल डेट। ठीक है, तो डेली रीडिंग जरूरी है, इसके अंदर नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, स्पेशली इन लीगल लॉजिकल, बिकॉज ये एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा है, थ्योरी टेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लीगल और लॉजिकल के अंदर जो भी मतलब चीजें है वो आपकी प्रॉपर्ली कवर्ड होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज इन्फरेंस, व्हाट इज कंक्लूजन, व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग एन आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज वीकनिंग एन आर्ग्यूमेंट, और लीगल के अंदर टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बेसिक्स आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन टेस्ट हो रहा है। और अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत चीजें आती है और पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मॉक टेस्ट जो है वो बैकबोन है इस एग्जामिनेशन की, बट एनालिसिस आफ्टर मॉक इज व्हाट एक्चुअली इंप्रूव्स योर स्कोर। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट देने के बाद में उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑन दिस और इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मैं सारे के सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह को कैसे एनालाइज करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल शेयर सम प्रैक्टिकल सिनेरियोज एज वेल। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेलिजेंस को बीट करती है। कोई भी बच्चा होशियार नहीं है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग ऑन द हार्ड आवर्स। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग ऑन द हार्ड आवर्स। अगर मान लो कोई बच्चा कोई काम 8 घंटे के अंदर पूरा करता है एक दिन में, और दूसरा बच्चा 4 घंटे के अंदर पूरा करता है, अगर वो पहला वाला बच्चा 8 घंटे दे रहा है, रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, और वो दूसरा वाला बच्चा नहीं कर रहा, तो भाई वो फर्स्ट स्टूडेंट जो था वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस एग्जाम के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेलिजेंस को हमेशा बीट करती है, एंड इन द न्यू पैटर्न ऑफ क्लैट इट ऑलवेज हैपेंस। ठीक है, स्टूडेंट फेल नॉट ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी की वजह से कोई बच्चा फेल नहीं होता, दे ओनली फेल बिकॉज ऑफ इरेगुलर प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन के अंदर इरेगुलरिटीज होती है ना, जैसे आज पढ़ाई कर ली कल पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, इस वजह से बच्चे फेल होते हैं। और जो बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं वो बच्चे पक्का ये पेपर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर। नाउ आई विल टेल यू सम प्रैक्टिकल सिनेरियोस कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को आपको डील करना है, और किस तरीके से मॉक टेस्ट के मार्क्स जो है वो बनाए जाते हैं या फिर इंप्रूव करे जाते हैं। तो यहां पे एक चीज देखो गाइस कि 2024 के अंदर मैं बात करूंगा ऑल इंडिया रैंक 500 की, ठीक है, AIR 500 की हम बात करेंगे, तो 2024 के अंदर 2024 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 500 जो है वो लगभग 96 मार्क्स के ऊपर आई थी। कितने? 96 मार्क्स के ऊपर आई थी। 2025 के अंदर ये ड्रॉप होके 87 पर चला गया था, लेकिन इस पेपर के अंदर 25 वाला जो पेपर था उसके अंदर काफी सारे सवाल गलत भी थे, तो वो 113 या 112 नंबर का ही पेपर था। उसके बाद में 2026 के अंदर टॉप 500 के अंदर अगर आपको आना है तो यू हैव टू स्कोर समथिंग अराउंड लाइक 95 मार्क्स। अब एक चीज का पैटर्न देखो गाइस, टॉप 500 के अंदर तो आना लगभग सबका ही गोल होता है, जो भी बच्चा इस एग्जाम के प्रिपेयर करता है। ठीक है, कई बच्चे तो टॉप 5 का सोचते हैं, कई बच्चे तो AIR 1 का भी सोचते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 500 का आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आउट ऑफ 120
आउट ऑफ 120 आपको ये मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट इनटू द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और गेट द टॉप 500 रैंक, ठीक है। अब ये मार्क्स लाने के लिए गाइस एक ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 96 हो गया, 87 हो गया, 95 हो गया, ये मार्क्स लाने के लिए एक बात साफ है कि भाई अगर आप पूरे क्वेश्चंस या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके नहीं आ रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 95 मार्क्स लाने हैं और अगर आप सिर्फ 85 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो मार्क्स तो आने ही नहीं, वो इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पे देखो कुछ यूज केस सिनेरियो में बता रहा हूं। सपोज दैट आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो, ठीक है, यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं कि मान लो इंग्लिश के अंदर आप 4 गलतियां करते हो, ठीक है, इंग्लिश के अंदर आप 4 गलतियां करते हो तो 20 आपके करेक्ट हो गए और 1 नंबर का नेगेटिव लग गया तो आपके मार्क्स हो गए 19, ठीक है। जीके के अंदर मान लो यू गेट समथिंग लाइक 6 क्वेश्चंस रॉन्ग, 6 सवाल आपके गलत हो गए, 22 आपके सही हो गए, तो नेगेटिव लग के लगभग आपके 21.5 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 21.5 मार्क्स आपके बन रहे हैं। लीगल में भी मान लो आप सिर्फ 4 गलतियां कर रहे हो, 4 मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग इन लीगल, तो यू आर गेटिंग 27 ओवर हियर। सेम गोज विथ लॉजिकल, ठीक है, 4 मिस्टेक्स आप करके आ रहे हो तो आप यहां पे भी लगभग 19 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। और फाइनली मैथ्स के अंदर अगर मान लो आप 4 गलतियां कर रहे हो तो 7 नंबर आप लेके आ जाओगे, ठीक है। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं, इफ आई कैलकुलेट दीज मार्क्स, तो 19 19 38 हो गया, 38 के बाद में अगर मैं इसको 22 को जोड़ दूं तो इट इज लाइक 60 और 60 के बाद में ये 35 और हो गया, तो वी आर नियर द मैजिकल फिगर, मतलब 94.5 के आसपास ये पक्का बैठ रहा है, ठीक है। 4 गलतियां अगर आप हर सेक्शन के अंदर करके आ रहे हो तो 4 गलतियां अगर आप लगभग हर सेक्शन के अंदर करके आ रहे हो तो यहां पे ये आपका स्कोर बैठता है, मतलब 4 इनकरेक्ट आंसर्स पर सेक्शन, ठीक है। अब यहीं पे आप एक चीज देखो कि ज्यादातर बच्चे ये तो कर नहीं रहे होंगे, ये तो मैंने एकदम वो मैजिकल फिगर बता दिया आपको, ठीक है। अब सपोज दैट आप हर सेक्शन के अंदर 8 सवाल गलत करते हो, कितने, 8 सवाल गलत करते हो हर सेक्शन के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर जो आपके मार्क्स है वो रिड्यूस होके लगभग 14 पे चले जाएगी, क्योंकि 8 तो सवाल आपने गलत कर दिए, ठीक है, और उसके बाद में 2 नंबर नेगेटिव के चले गए तो वो 14 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। जीके के अंदर भी मान लो आपने 8 सवाल गलत कर दिए तो यू विल स्कोर 18 मार्क्स। उसके बाद में लीगल में अगर आप 8 क्वेश्चंस गलत करके आते हो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू स्कोर बेसिकली 23 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर नेगेटिव के भी चले जाते हैं ना, 23 नहीं है, 22 होगा आई गेस, हाँ 22 होगा, सॉरी गाइस। तो यहां पे जीके में 18 हुआ, लीगल के अंदर 22 हो गया, लॉजिकल के अंदर अगर 8 गलत है तो अगेन 14, और मैथ्स के अंदर इतने ज्यादा गलत हो गए नहीं, बट हाँ स्टिल अगर हम माने तो सिर्फ 2 नंबर यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर कितने बन रहे हैं आपके कुल मिला के 20 प्लस 28 दैट इज 48, 48 प्लस 22 दैट इज समथिंग अराउंड लाइक 70, ठीक है, ये 70 पे आ गया मामला। अब अगला यूज केस सिनेरियो आप देखो कि थोड़े बहुत और गलत हो गए तो इट कैन स्लिप डाउन। अब आपको देखो यहां पे क्या करना है कि मान लो 10-12 सवाल गलत हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि चलो 12 सवाल गलत हो रहे हैं, तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां 9 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 12 अगर आपने गलत कर दिए तो भाई 15 नंबर सीधे कट गए तो 13 नंबर आ रहे हैं। उसके बाद में यहां पे 12 सवाल आप गलत करके आ रहे हो तो भाई 17 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल के अंदर अगेन 9 मार्क्स आर देयर, और इसमें तो भाई फिर माइनस में ही चले गए, चलो छोड़ो, मान लो ये कि आपने ये सेक्शन छोड़ दिया, ठीक है। शायद काफी बच्चे इस स्कोर के ऊपर स्टक हो गए, और ये टोटल कितना बन रहा है, लगभग 9 9 18, 18 प्लस 13 इज इक्वल टू 31, 31 प्लस 17 इट इज समथिंग लाइक 48, ठीक है। अब यहां पे ये तीनों यूज केस सिनेरियोस देखो गाइस, आपके पास 8 महीने का टाइम बचा है, यू हैव 8 मंथ्स टू स्पेयर। आपको अपनी हर सेक्शन की गलतियों को कम करना है और कुछ नहीं करना, एक तो अटेम्प्ट जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा अटेम्प्ट करो, ठीक है, और यहां से यहां तक आना या फिर 48 से इस मैजिकल मार्क तक आना जो आपको टॉप एनएलयूज तक पहुंचा सकता है, वो बहुत ज्यादा इजी है। बस हर महीने अगर आप एक गलत सवाल को सही सवाल वाली लिमिट पे लेके आ जाओगे आपका काम हो गया। एक गलत सवाल को अगर आप महीने में भी एक गलत सवाल को सही सवाल पे लेके आ जाओगे, भले ही आज आप यहां बैठे हो, आपका काम हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इस तरीके का सिनेरियो यहां पे है, तो दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो। आपको अपनी गलतियों को कर्टेल करना है, और जिस एग्जामिनेशन की कट ऑफ इतनी जा रही है गाइस, आई एम लेटिंग यू नो कि आप
80 क्वेश्चन करके या 85 क्वेश्चन करके या 90 क्वेश्चन करके पेपर नहीं निकाल सकते। अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन, अदरवाइज ये पेपर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। सो दैट्स द यूज केस सिनेरियोज, और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस्ड है कि आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैथ को उड़ा दिया था कि चलो ठीक है इतने ही गलत हो गए तो शायद मैथ के हाथ ही नहीं लगाया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing, the most ignored section, the data interpretation, DI। तो मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ 12 नंबर के सवाल आते हैं, बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर this is exactly why most student ignore it, creating a hidden opportunity for serious aspirant। जो बच्चे सीरियस है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जहां आपका कॉम्पिटिटर वीक है वहां अगर आपने अटैक कर दिया देन यू आर गोइंग टू प्रिवेल, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स आती है 8वीं से लेके 10वीं तक की, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट मैथ को क्यों स्किप कर देते हैं? क्योंकि फियर है। अब मैंने आपको बताया 95 मार्क्स कट ऑफ जारी है गाइस। अगर आप मैथ को पूरा का पूरा स्किप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा मैथ को स्किप कर रहे हो तो 108 में से 95 लाना इज सिंपली इम्पॉसिबल। बिना मैथमेटिक्स के ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो सकता। बच्चे इसको डर की वजह से इग्नोर करते हैं। बहुत इजी है यार, ये कुछ नहीं है। जो बच्चे अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है 8 से 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का। और ये इतना बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज है गाइस कि ये आपको बैंगलोर से सीधा त्रिपुरा फेंक सकता है। ये आपको NLSIU बैंगलोर की प्रिपरेशन भी आपने की हो और अगर मैथ्स को इग्नोर कर दिया तो ये आपको त्रिपुरा तक नीचे डाल सकता है। ये इतना बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, ठीक है। इन अ पेपर वेयर कट ऑफ्स आर इंक्रीजिंग, दीज एक्स्ट्रा मार्क्स कैन डायरेक्टली डिसाइड योर NLU। व्हेन अदर्स इग्नोर एंड यू अटेम्प्ट स्मार्टली, यू आर नॉट जस्ट स्कोरिंग, यू आर आउट परफॉर्मिंग अदर पीपल, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट को बाकी बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप उसको स्मार्टली और अच्छे से और एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट मीन्स भाई यू आर विनिंग द गेम। समझ गए? दैट्स द फाइनल स्कोर बोर्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हाउ माई चैनल एंड माई ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ आई विल कीप ऑन पोस्टिंग रेगुलर वीडियोस, और ये जो फालतू की चीजें है कि क्लैट के अंदर 5-4 महीने बचे, 3 महीने बचे, 20 मिनट बचे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। मेरे एथिक्स के अंदर ही नहीं आता। माई एथिक्स आर क्लियर वैल्यू डिलीवरी, ठीक है। बच्चे अगर मेरे पास आ रहे हैं तो उनको वैल्यू डिलीवरी ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड आई एम अ प्लेलिस्ट पर्सन रेदर देन अ वीडियो पर्सन। मैं कभी भी किसी रैंडम टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाता हुआ नहीं दिखूंगा, ठीक है। वी हैव आवर ओन बैचेस विच आर रनिंग। अगर आप वो बैच ज्वाइन करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हो तो भी मेरा काम है आपको हेल्प आउट करना। लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट के सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा लीगल स्टडीज जो NCERT की बुक्स है जो सच में टिपिकल है, उनके भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है। लीगल तो आपका कहीं नहीं गया, जीके आई विल कीप ऑन पोस्टिंग, ठीक है। अदरवाइज इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस, मैंने वो कांटेक्ट नंबर आपको पहले ही बताया था 8690131220, ठीक है। उसके अलावा आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज सिंपल क्लैट मैक्स। जो चैनल का नाम है वही हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इंक्वायर कर सकते हो, और बात करने में तो क्या ही जाता है यार, एक बार इंक्वायर तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल स्टूडेंट सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड इफ यू कॉन्टैक्ट अस। और अदरवाइज मेरे चैनल के ऊपर भी इतना फ्री मटेरियल पड़ा है कि आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन तो मैं सॉर्ट कर ही दूंगा, ठीक है। तो आवर बैचेस आर डिजाइन टू गिव यू अ कंप्लीट सिस्टम, नॉट जस्ट क्लासेस, सो दैट यू नेवर फील लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ठीक है। सारे के सारे NLUites है जो हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। और NLUites भी नहीं, टॉप 5 NLU के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चे बोले तो मतलब मेरे तो थोड़े बहुत जूनियर हो गए ना, तो मैं उनको बच्चे ही बोलूंगा। उसके बाद में यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कवरेज ऑफ द एंटायर सिलेबस विद क्लियर डेली एंड वीकली प्लान, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन वगैरह को एलिमिनेट किया जा सके। रेगुलर मॉक टेस्ट, ये तो लगभग हर कोचिंग ही ऑफर करती है। स्पेशल फोकस विल बी गिवन ऑन बोथ वीकर स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत कम स्कोर कर रहे हैं एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि फाउंडेशन और रैंक ऑप्टिमाइजेशन हम दोनों कर सके। और कंटिन्यूअस मेंटोरशिप विल बी देयर। एंड वन थिंग दैट वी आर वेरी गुड एट इज कि आप जिस मेंटोर को चूज करना चाहो, सपोज दैट यू वांट पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम मी, सपोज दैट सम अदर टीचर, ऑल आर टॉप 5 NLU स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर NLU ग्रेजुएट्स। अगर आपको जो मेंटोर चाहिए आप इस नंबर के ऊपर कॉल करो, आप चेंज करवा सकते हो। रेगुलरली स्टूडेंट सपोर्ट हमारा एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग हम रेगुलरली करवाते रहते हैं, स्ट्रेटेजी सेशंस लगातार होते रहते हैं, ताकि आप क्लैट एग्जामिनेशन तक पूरे फुली रेडी रहो इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रैंक्स, ठीक है। So this is all about the video or the orientation session on CLAT की पूरी ABCD।
I think I was able to do complete justice with this particular thing which I written on the thumbnail, जिसके अंदर from aspirant to NLU complete guide, syllabus, sources, strategy I was able to discuss. I think शायद मैंने किया होगा, ठीक है. So thanks a lot for attending this session and stay tuned for more, lot many videos, lot more quality content is on the way. See you guys. See you with the next one.